प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रियल नंबर पढ़ेंगे। रियल नंबर पढ़ने से पहले हम अभी तक आप जितनी भी संख्याएं जानते हैं उनकी पुनरावृत्ति थोड़ा सा कर ली जाए। सबसे पहले संख्याएं जो आती हैं नेचुरल नंबर्स। हम जानते हैं जितनी भी काउंटिंग नंबर्स होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस टाइप की संख्याएं, उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा गया है। नेचुरल नंबर्स को ही कार्डिनल नंबर्स भी बोला जाता है। कार्डिनल नंबर इसलिए क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम वस्तुओं की गणना करते हैं। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं यानी नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी शामिल कर दें, प्राकृतिक संख्याओं में, इन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो, शून्य को और शामिल कर दें तो ये होल संख्याएं कहलाती हैं, संपूर्ण संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्याओं में यदि हम निगेटिव साइन के साथ नेचुरल नंबर्स को भी शामिल कर लें तो जो संख्या का सेट बनता है उसे पूर्णांक कहा जाता है। पूर्णांक या इंटीजर्स कहा जाता है। जैसे प्लस माइनस 1 यानी +1 भी होगा और -1 भी होगा, +2 भी होगा, -2 भी होगा। तो इस टाइप की जो संख्याएं होंगी उन्हें हम कहेंगे इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या। आप जानते हैं कि अगर हम नंबर लाइन पर इनको एक्सप्रेस करें तो ये 0 होता है। इसके राइट साइड में जो भी संख्याएं आती हैं सब पॉजिटिव आती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। और जो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगी संख्याएं ये सब निगेटिव संख्याएं होंगी। तो ये जो सेट बनेगा इसे कहा जाता है पूर्णांक संख्याएं। अब यदि हम रेशनल नंबर की बात करें तो इसमें वे संख्याएं आती हैं जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं होंगी, किंतु इसमें एक शर्त है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके बाद एक संख्या आती है इर्रेशनल नंबर, जिसे इर्रेशनल कहा जाता है। इर्रेशनल या अपरिमेय संख्या, इसे अपरिमेय कहा गया। यहाँ पे जो रेशनल नंबर्स ये परिमेय संख्याएं थी। तो अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर पाए। जैसे 2/3 तो रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। किंतु यदि हम √3 ले लें, √2 ले लें तो पिछली संख्याओं में आप देख चुके हैं कि ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, इर्रेशनल या अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अब यदि जितनी भी संख्याएं हमने ऊपर देखी हैं सबका एक कलेक्शन ले लिया जाए, अगर हम सबको कलेक्ट कर लें तो जो संख्या प्राप्त होगी उसे कहा जाएगा रियल नंबर। यानी यह जो सेट प्राप्त होगा वह रियल नंबर का सेट होगा। इन्हीं रियल नंबर्स पर आधारित है यह चैप्टर। अर्थात हमने अभी तक जितनी संख्याएं पढ़ी सारी की सारी संख्याओं पर यह चैप्टर बेस्ड रहेगा। यहाँ पे हम आगे पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पे एक शब्द आता है लीमा। लीमा
एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसे पहले से ही सत्यापित किया जा चुका है, पहले से सिद्ध किया हुआ ऐसा वाक्य या स्टेटमेंट जिसका उपयोग हम किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए करते हैं, सिद्ध करने के लिए करते हैं। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लीमा कहता है कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b there exists unique integer q and r satisfying a is equal to bq plus r where 0 is less than r is less than b। इसका मतलब क्या है? यूक्लिड डिवीजन लीमा यह कहता है यदि हम कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ले लें, कोई भी दो पॉजिटिव पूर्णांक संख्याएं ले लें, तो यहाँ पे इस लीमा में a और b इनको लिया गया है। तो इस प्रमेयिका के अनुसार इन दोनों में जो बड़ी होगी, यदि a बड़ी है b से, तो हम a को a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a को हम b के पदों में लिख सकते हैं। कैसे? इस b में किसी पूर्णांक संख्या q का गुणा कर दें तथा किसी अन्य पूर्णांक संख्या को इसमें हम क्या करें, जोड़ दें। तो इन पूर्णांक संख्याओं की सहायता से, q और r की सहायता से हम b के पदों में a को लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर जहाँ लिखा है, इसमें r ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है और लेस देन b है। उदाहरण अगर हम लें, यदि मान लें हम a इज इक्वल टू 45, b इज इक्वल टू 7 है, तो हमें चूंकि देख रहे हैं कि a यहाँ पे ग्रेटर देन b है, यदि a b से बड़ा है तो हम 45 को 7 के पदों में हम लिख सकते हैं इस प्रमेयिका के अनुसार। कैसे लिखेंगे? आप देख रहे हैं 45 इज इक्वल टू 7 इंटू 6 प्लस 3। शर्त क्या होनी चाहिए थी? a को b के पदों में लिख लेंगे। इसके लिए शर्त क्या थी कि देयर एग्जिस्ट q, एक q होना चाहिए, इंटीजर q होना चाहिए तथा r आना चाहिए। तो यहाँ जो q आ रहा है, q की जगह पे यहाँ क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्या यह इंटीजर है कि नहीं है? तो निश्चित तौर पे ये इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। ऐसे ही जो यहाँ पे r आ रहा है, क्या यह पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? तो निश्चित तौर पे ये भी पूर्णांक संख्या है। साथ ही साथ यह इस शर्त का भी पालन कर रहा है, जो r आया क्या वह b से छोटा है कि नहीं है? तो यहाँ देख रहे हैं b 7 था और यहाँ पे जो r आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो निश्चित तौर पे इस शर्त का भी यहाँ पे पालन हो रहा है। तो इस प्रकार हम 45 को 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सामान्यतः यूक्लिड डिवीजन लीमा जो दिया गया था, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए दिया गया था, किंतु देखा यह गया है कि यह केवल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही नहीं, ये किसी भी इंटीजर की पर लागू होता है, बशर्ते कि वह इंटीजर शून्य ना हो, b के स्थान पर शून्य ना हो। यदि b इज नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो यह किसी भी संख्या पर लागू हो सकता है। यानी a और b हम कुछ भी ले सकते हैं, सब पर लागू होगा, चाहे a पॉजिटिव हो, b पॉजिटिव हो, a निगेटिव हो, b निगेटिव हो, कुछ भी हो, यह पालन करेगा यूक्लिड डिवीजन लीमा का, एक्सेप्ट b नॉट शुड बी इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस यूक्लिड डिवीजन लीमा की जो उपयोगिता है वह आगे चल करके आप देखेंगे, यह CF कैलकुलेट करने में इसकी मदद हमको मिलती है। यहाँ पे एल्गोरिदम एक शब्द आता है,
एल्गोरिदम। एल्गोरिदम और कुछ नहीं है, इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem। किसी निश्चित प्रकार की समस्या के समाधान के लिए हमें यदि कुछ चरणों से होकर गुजरना पड़े तो वे जो चरण होंगे वही क्या कहलाएंगे? एल्गोरिदम कहलाएंगे। जैसे हमें कोई सवाल लगाने के लिए पहले ए चरण में जाना है, फिर बी चरण में जाना है, फिर सी चरण में जाना है, तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये तीनों मिल कर करके एल्गोरिदम का निर्माण करते हैं। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम सामने है हमारे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का उपयोग क्या है? यह किन्हीं भी दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने में प्रयुक्त होता है। यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं तो उनका एचसीएफ हम इसकी मदद से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या सी हो, दूसरी संख्या डी हो। यदि हमें सी और डी का एचसीएफ निकालना हो तो इसके लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का प्रयोग करेंगे। जब हमारे पास दो संख्याएं सी और डी आ गई तो इनमें से सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कौन बड़ी है। यदि सी बड़ी है तो हम इस पर यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे। यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ? इस सी को हम डी के पदों में लिखेंगे। C इज इक्वल टू डी इंटू क्यू प्लस आर। यूक्लिड डिवीजन लीमा यही कहता है कि यदि कोई भी दो पूर्णांक संख्याएं हों तो उनको हम किन दो अन्य पूर्णांक संख्याओं की मदद से C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही चीज अप्लाई कर रहे हैं कि यूक्लिड डिवीजन लीमा को अप्लाई करेंगे और इसको C इज इक्वल टू इस रूप में लिखेंगे। इसको लिख लेने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारा जो रिमाइंडर है R, इस R की वैल्यू 0 आई। R की वैल्यू 0 आई कि नहीं आई? यदि R की वैल्यू 0 आ गई सेकंड चरण में, यदि R की वैल्यू 0 आ गई तब तो जो D होगा यही या CF हो जाएगा C और D का। यदि R बराबर 0 तो D जिससे हमने डिवाइड किया था, डिवाइजर, यही हमारा क्या हो जाएगा? या CF हो जाता। और यदि R बराबर 0 नहीं है तो हम वही यूक्लिड डिवीजन लीमा को इस R और D के ऊपर लागू करेंगे। यहाँ पे D देखिए और ये R। यूक्लिड डिवीजन लीमा को हम दोबारा किस पर आरोपित करेंगे? D और R पर। यानी जिससे पहले हमने डिवाइजर के रूप में इसको रखा था उसी चीज को हम यहाँ पे C की जगह ले लेंगे और जो R था उसको हम D की जगह ले लेंगे। फिर हम इसे जब यूक्लिड डिवीजन लीमा के फॉर्म में लिखेंगे तो आप देख रहे हैं फिर क्या हो जाएगा? D will be equal to R into Q plus R dash। अब हम खोजेंगे कि ये R dash क्या है। क्या R dash 0 है? यदि R dash 0 आ गया तब तो ये जो R है यही क्या होगा हमारा? या CF हो जाएगा दोनों संख्याओं का। यदि R 0 नहीं है तो हम फिर यही क्रिया आगे बढ़ाते जाएंगे और तब तक बढ़ाते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जिस चरण में रिमाइंडर 0 आएगा उस चरण का जो डिवाइजर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा।
जो हमारा डिवाइजर है लास्ट चरण का, वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो निश्चित तौर पे ये संकल्पना चरण आपको देखने में कठिन जरूर लग रहा होगा थियरी समझने में, लेकिन जब आप सवाल करेंगे तो देखेंगे कि बहुत ही आसान संकल्पना है। तो आइए हम एक उदाहरण लेते हैं और इसकी मदद से हम समझने का प्रयास करते हैं कि दो संख्याओं के HCF निकालने में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की क्या उपयोगिता है। जैसा कि यहाँ पे दिया है HCF ऑफ 14 एंड 96। इसके पहले भी हम पिछली कक्षाओं में HCF निकालते आए हैं। कई तरीके होते हैं HCF निकालने के। इनमें एक तरीका है भाग विधि। भाग विधि से हम इसके पहले भी HCF निकालते रहे हैं। कैसे निकालते थे, जरा सा उसके चरणों को देखें और जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के चरण हैं उसको देखें, और दोनों को अगर कंपेयर किया जाएगा तो हम देखेंगे कि दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक ही चीज है। बस थोड़ा सा यहाँ पे डिवीजन एल्गोरिथम जैसे टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, और लोअर कक्षाओं में हम उसी चीज को भाग विधि से या डिवीजन मेथड से कर चुके हैं। यदि हम यहाँ पे डिवीजन इसका करना शुरू करें तो 96 को यदि हम 14 से डिवाइड करें तो आप देख रहे हैं ये 6 बार जाएगा एंड 84 आएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 12 आया। भाग विधि में हम करते क्या थे कि जिससे हम भाग करते थे, यदि भाग देने पर शेष फल शून्य आ जाता था तो वही जो भाजक होता था हमारा HCF होता था। किंतु यदि शेष फल शून्य नहीं आता था तब हम इस शेषफल के द्वारा भाजक में भाग करते थे। इस पद में पुनः हम जब भाग करेंगे तो देख रहे हैं रिमाइंडर 2 आ गया जो कि 0 नहीं है। यदि इस पद में 0 आता, रिमाइंडर 0 आ गया होता, तो हम इस पद के भाजक को हम HCF मान लेते इन दोनों संख्याओं का। किंतु इसमें अभी भी जो भाजक रिमाइंडर है वह शून्य नहीं आया है। तो हम फिर अगले चरण में जाएंगे और इस शेषफल से जो इसके पूर्व वाला चरण है अर्थात उसके भाजक में हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी शेषफल से इस चरण के भाजक में पुनः हम भाग करेंगे। इसको भाग करने पर हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू आ रही है रिमाइंडर की वो 0 आ जा रहे हैं। मैंने बताया था कि जिस पद में शेषफल 0 आ जाएगा उस पद का भाजक ही इन दोनों संख्याओं का HCF होगा। तो HCF यानी महत्तम समापवर्तक ऑफ 14 एंड 96 विल बी इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ का जो डिवाइजर है वो 2 है, भाजक है वो 2 है। अब इसी चीज को अगर हम डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिखें तो देखेंगे कि सेम रिजल्ट आपको मिलेगा, और जो चरण हम यहाँ यूज कर रहे हैं वही चरण हम यहाँ लिखने भी जा रहे हैं। कैसे, इसको कंपेयर करते हैं। हम यहाँ पे A बराबर 96 मान लें, B इज इक्वल टू 14 ले लें। अब चूंकि यहाँ पे A इज ग्रेटर देन B तथा B इज नॉट इक्वल टू 0, B 0 भी नहीं है, तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे इसमें, स्टेप 1 अप्लाई कर दें। अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लीमा। जब यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाएंगे तो आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लीमा कैसे लगाया जाता है।
A 96 है, B की जगह पर 14 है। मैंने बताया है कि यहाँ पे जो Q इंटू R A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के पदों में लिखा जाता है, जहां पे 0 इज लेस देन R इज लेस देन B होता था। अब चूंकि यहाँ पे A की वैल्यू 96 है तो मैंने 96 लिख ली, B की वैल्यू 14 हमने लिया है तो B को 14 लिख ली। Q का मतलब कोसेंट। हम वास्तव में यहाँ कर क्या रहे हैं, इसी 14 से 96 में डिवाइड कर रहे हैं, तो जो कोसेंट आया, भागफल आया, यही हमारा Q होता है। तो Q की जगह पे हो जाएगा 6 प्लस R का मतलब है यहाँ पे रिमाइंडर, शेषफल। तो पहले चरण का शेषफल कितना है, आप देख रहे हैं 12 आया था, 12 आया था, तो R की जगह पर हो जाएगा यहाँ पे 12। इस चरण में सिंस R इज इक्वल टू 12 आया, जो कि 0 नहीं है। यदि 0 आ गया होता, R का मान 0 आ गया होता, तब तो 14 ही हमारा FCF हो जाता, किंतु यहाँ पे R 0 नहीं आया है, इस वजह से हम अगले चरण में बढ़ेंगे। अगले चरण में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 पर अब हम A की जगह पर जो इस पहले वाले चरण का डिवाइजर था उसको रख लेंगे, यानी पहले चरण का डिवाइजर क्या था, 14 था, हम यहाँ पे 14 लिख लेंगे। B की जगह पे हम पहले चरण के रिमाइंडर को रख लेंगे, जो R था, पहले के चरण का रिमाइंडर, ये हो गया 12। पुनः यहाँ पे हम क्या लगा दें, अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जब यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो हम 14 को लिखेंगे, इसी वाले पदों में फिर लिखा जाएगा। 14 इज इक्वल टू B की जगह पे 12 है, 12 इंटू, अब इस वाले चरण का हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डिवाइजर तो 12 है, B की जगह पे 12 आ गया। 14 जो यहाँ पे A की जगह पे 14 था तो हमने 14 लिखा ही हुआ था, B की जगह पे 12 लिख लिया। अब इसका कोसेंट कितना है, 1 है, तो कोसेंट 1 लिख लेंगे। Q की जगह पर कोसेंट, ये सेकंड चरण का Q है, और यहाँ पे ये सेकंड चरण का R है, प्लस 2 लिख लेंगे। चूंकि यहाँ पे भी R इज इक्वल टू 2 आया, दिस, और यह 0 नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि अभी HCF इसका क्या होगा। तो हम इसके लिए स्टेप 3 पर जाएंगे। स्टेप 3 के लिए A का मान क्या होगा, जो इस चरण का डिवाइजर था वही A हो जाएगा, और इस चरण का जो रिमाइंडर था वही B हो जाएगा। पुनः इस पर हम अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर लिखें, 12 इज इक्वल टू, 2 के पदों में लिखना है, 2 इंटू 6 प्लस 0। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, आपने देखा था कि इस पद में जब 2 से डिवाइड कर रहे थे तो 12 पूरा पूरा कट जा रहा था, रिमाइंडर 0 आ जा रहा था, और इस पद का जो कोसेंट था वो 6 आया था, और रिमाइंडर यहाँ जो आया था तीसरे पद का वो 0 था। तो तीसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 0। इस चरण में चूंकि R की वैल्यू क्या आ गई, 0। जब R की वैल्यू 0 आ गई, दिस इंप्लाइज इस चरण का जो डिवाइजर है, इस चरण का डिवाइजर यानी B, जिस चरण में शून्य आया है उस चरण का भाजक ही HCF होता है, अर्थात
This implies SCF of 14 and 96 is 2। ये दो जो डिवाइजर था यही हमारा क्या हो जाएगा, SCF हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो भागफल मेथड जानते थे पहले से, सेम वही चीज है, बस केवल इस नए स्टेप्स के रूप में इसको लिख करके हम अपना SCF कैलकुलेट करेंगे। एक अगला सवाल लेते हैं हम कि फाइंड द SCF ऑफ 196 एंड 38220। इसमें हमने किया क्या है कि चूंकि जो बड़ी संख्या होगी उसी को हम A ले लेते हैं और इन दोनों में जो छोटी संख्या होगी उसी को हम B ले लेते हैं, और B चूंकि नॉन जीरो है, जब B नॉन जीरो होगा तो हम इस पर यूक्लिड डिवीजन लीमा लगा सकते हैं, और जब इसको यूक्लिड डिवीजन लीमा के फॉर्म में लिखेंगे तो A बराबर BQ प्लस R के रूप में लिखना है हमें, जहां पे R 0 से बड़ा और B से छोटा होगा। आप इसको डिवीजन करके देखिएगा 196 से 38220 को, तो आप देखेंगे जो कोसेंट आता है वो 195 आता है और ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है और रिमाइंडर आ जाता है 0। उसी चीज को मैंने, क्योंकि यह काम मैं रफ पे कर चुका था इसलिए मैंने सीधे यहाँ लिखा है, आप अपना डिवीजन वाला कार्य कर लीजिएगा और फिर उसके बाद यहाँ पे इस ढंग से आप लिख सकते हैं। डिवीजन करने के बाद जो भागफल आएगा वही Q की जगह पे होता है, ये Q की जगह है, और यहाँ पे जो होगा ये R जो यहाँ का शेषफल आता है वही R की जगह लिखा जाता है। तो A की जगह पे दिस, B की जगह पे 196, Q की जगह पे यहाँ का कोसेंट और R की जगह पे जो शेषफल रहता है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 0 आया है। तो SCF निकालने में मैंने बताया है कि जिस चरण में रिमाइंडर का मान 0 हो जाएगा उस चरण का जो डिवाइजर होगा वही SCF होगा। तो यहाँ पे चूंकि पहले ही चरण में R बराबर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए इस चरण का जो डिवाइजर था, भाजक था, अर्थात 196, यही क्या होगा हमारा SCF हो जाएगा। तो इस ढंग से हम यहाँ पे इसका SCF कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और छोटा सा कंसेप्ट है कि यदि हम एक संख्या A ले लें और दूसरी संख्या B ले लें और इन दोनों का SCF निकालें, यदि इन दोनों का SCF 1 आ जाए, यदि इन दो संख्याओं का SCF 1 आए, तो हम कहते हैं कि A and B are co-prime number। co-prime number इन्हें कहा जाता सह अभाज्य संख्या। A and B are called co-prime, या इसी को कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। तो इस पर आधारित अगर ऐसे दे दे कि दो संख्याएं हमको दे दे, मान लीजिए कह दे कि 43 and 23, अब कहे कि आप प्रूफ कीजिए कि ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य हैं। तो जब कहे कि ये को प्राइम या सहअभाज्य हैं तो हमको प्रूफ क्या करना, तब भी हमें SCF ही निकालना, और SCF निकालेंगे तो इसमें हमको दिखा देना है कि इनका जो SCF आए वह कितना आ जाए, 1 आ जाए। यदि इनका SCF 1 आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये जो संख्या है वह सहअभाज्य संख्या है। तो आइए हम एक सवाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसी संख्याएं हैं, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है फाइंड द SCF ऑफ 116 एंड 4385। 116 तथा 4385 का SCF हमसे निकलवाया, तो हम उसी मेथड से निकालेंगे।
सबसे पहले 4385 को 116 से आप डिवाइड करें, और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका शेषफल नोट देखते चले जाइए किस चरण में इसके शेषफल की वैल्यू 0 आएगी। जिस चरण में इसके शेषफल की वैल्यू 0 आए उस चरण का जो डिवाइजर होगा वही उसका एचसीएफ होगा। तो यहाँ पे हम ए की जगह पे 4385 ले लिए, बी की जगह पे 116 ले लिया गया। अब इस पर अगर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएं तो देखते हैं कि 4385 को 116 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी ये क्यू की जगह पे आ गया, और यहाँ पे ये रिमाइंडर आ रहा। अर्थात यदि हम 4385 को 116 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वह 37 आएगी, और यहाँ पे जो भी कुछ आए लेकिन रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो 93 बचेगा। तो इसको आप रफ पे भाग दे करके देखेंगे कि कितना कोसेंट आ रहा है, कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो जितना रिमाइंडर आएगा उसको आर की जगह पे लिख लीजिएगा, और जितना क्यू आएगा यहाँ पे कोसेंट आएगा, भागफल आएगा, उसको यहाँ के क्यू की जगह पे लिखिएगा, यानी जो डिवाइजर होगा उसमें मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। अब चूंकि यहाँ पे आर की जो वैल्यू आ रही है वो 0 नहीं आ रही है तो हम दूसरे चरण में चलेंगे। दूसरे चरण के लिए हमारा क्या होगा कि ए का मान तो हमारा हो जाएगा 116, और बी की जगह पे हम ले लेंगे कोसेंट की वैल्यू 93। अब हम जो अप्लाई करेंगे यूक्लिड डिवीजन लीमा वो 93 और 116 पर लागू करेंगे। इस पर जब हमने लगाया तो आप देख रहे हैं कि अगले चरण में जब हम इसको 116 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और नीचे 93 आ जाएगा। जो इसका रिमाइंडर बच रहा है वो आ जाएगा आपका 23। तो यहाँ पे रिमाइंडर 23, कोसेंट यहाँ पे एक बार गया था तो एक, ये हो गया डिवाइजर, और ये जो हमारी गिनती आई हुई थी 116। अब इस पद में भी चूंकि r का मान 0 नहीं है तो हम पुनः इसके डिवाइजर अर्थात 93 और रिमाइंडर के बीच में पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे। जब पुनः यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है, 93 इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 1। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 1 आ गया, कोसेंट हमारा 4 आया है, डिवाइजर हमारा अभी भी 23 है और रिमाइंडर 1 है। क्योंकि रिमाइंडर अभी 0 नहीं आया इस वजह से अभी हम अगले चरण में जाएंगे। एक बार हम फिर इसमें यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाएंगे। जब एक बार हम फिर यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाएंगे तो हम देखेंगे कि 23 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई 23। ऐसे अगर इस चरण के लिए हम 1 से 23 में डिवाइड करेंगे तो 23 डिवाइडेड बाई 0। तो इस चरण का क्यू क्या हो गया 23, रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ का जो डिवाइजर है 1, जिस पद में r का मान 0 आया उस पद का डिवाइजर है अर्थात 1, यही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। अर्थात जो हमारी संख्या दी गई थी 116 और 4385, इसका जो एचसीएफ है वो 1 आ गया। और हम जानते हैं कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 1 आ जाए तो ये दोनों संख्याएं क्या होती हैं, ए एंड बी सह अभाज्य होती हैं, सह अभाज्य या को प्राइम होती। वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, सिंस वी नो दैट इफ द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 1 देन दीज आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स, या सह अभाज्य संख्याएं कहलाती। तो यहाँ पे इस ढंग से भी ऊपर वाला क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द नंबर्स 116 and 4385 आर रिलेटिवली को प्राइम।
तो जहाँ पे भी को प्राइम आपको सिद्ध करने के लिए आए, वहाँ पे जान लीजिएगा कि आपको उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, और जो एचसीएफ की वैल्यू आएगी वह 1 ही आएगी। जब 1 आप निकाल के दिखा देंगे, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगी, को प्राइम नंबर्स होंगी। तो बस आज यहीं तक